दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर पत्थर दिल भी कांप उठे। घर में घुसकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। नौजवान रिंकू शर्मा को बचाया नहीं जा सका, लेकिन हत्याकांड पर सियासी शोले अब भी भड़क रहे हैं। आपसी रंजिश मान रही है इसे पुलिस। तो परिवार का यह कहना है कि राम मंदिर से जुड़े रहने और राम यात्रा निकालने के बाद से तनाव वहां पर था और अब इस पूरे मामले में नेता भी कूद पड़े हैं। बीजेपी से लेकर वीएचपी तक ने इसे राम मंदिर निर्माण के चंदे से जोड़कर देखा है। वारदात के दिन का वीडियो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये आरोपी हैं जो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। एरो के जरिए 3 लोग आपको पहले जाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद 3 और लोग रिंकू शर्मा के घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाठी और डंडों से लैस ये लोग जिन्होंने रिंकू शर्मा की पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों का यह आरोप है कि राम मंदिर चंदे को लेकर यह विवाद काफी लंबे वक्त से चल रहा था और आपसी रंजिश का यह मामला नहीं है। जैसा कि पुलिस बता रही कि आपसी रंजिश थी दोनों गुटों के बीच में। रिंकू शर्मा के साथ यही वजह थी हाथापाई की। मंगोलपुरी की घटना, उस वक्त का वीडियो फुटेज एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त आज तक पर। 10 फरवरी के इस वीडियो में हत्या का पूरा सच छुपा हुआ है। चाकुओं से गोदकर रिंकू शर्मा को मार डाला गया। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको। बस आप तो वीडियो दिखा, रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में। पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी। उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर। इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ उसके माँ बाप भी रो। वो 30-40 जन है, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर। आधे उधर से आए हैं, मास्क लगा रखे। किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर। मेरा कौन खोल के ले जा रहा था? सर मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। बस सर और कुछ नहीं। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा इस पूरी वारदात पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, पुलिस का जो वर्जन है उसके मुताबिक रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई, रिंकू शर्मा की जान गई। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि लंबे वक्त से ये विवाद चला आ रहा था। उनका इकलौता कमाऊ बेटा था और अब परिवार की मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी पर उन्हें लटका दिया जाए। क्या है पूरा सच? परिवार वालों का जो वर्जन है या पुलिस का जो वर्जन है? देखिए, परिवार वालों का ये कहना है, जो हमने बात की, हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यही वो गली है जिसमें रिंकू का घर है। रिंकू का घर आप सामने जहाँ पर आप सफेद रंग का आप कपड़ा देख रही हैं, वहाँ पर वो रिंकू का घर है। जबकि उससे थोड़ा पहले ही ये जो घर है, ये जो आप देख रही हैं जहाँ पे एसी लगा, ये आरोपी का घर है। बताया जा रहा है कि पहले भी बातचीत थी, हालांकि रिंकू के भाई मना कर रहे हैं, पहले भी इनकी आपस में बातचीत थी और एक बार रिंकू ने
इनकी परिवार को, जो आरोपी परिवार है, उनको ब्लड भी दान में दिया था, खून भी दी थी जब जरूरत पड़ी थी। तो इस तरीके का रिलेशन था। लेकिन इनका कहना है कि जब समर्पण यात्रा शुरू हुई थी राम मंदिर को लेकर के, तो उस दौरान आरोपियों ने कमेंट करना शुरू किया था और उसके बाद से ये लगातार कमेंट करते रहते थे। लेकिन पुलिस का जो कहना है वो अलग है। पुलिस का कहना है कि ये झगड़ा शुरू हुआ बर्थडे पार्टी से और उसके बाद ये झगड़ा घर तक पहुंचा और यहाँ पर वो लोग पहुंचे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त। आप देखिए अभी भी यहाँ पर भीड़ है और वो घर के अंदर घुसे, जिससे जुड़े कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं और उसके बाद मारपीट हुई। मां का कहना है कि उनकी कोशिश थी, वो सिलेंडर भी ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। पुलिस ने जो कंप्लेन दी गई थी उस पे एफआईआर दर्ज करके 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पुलिस बाकी सारी चीजों से साफ इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो मामला था वो क्राइम का था और उस पे हमने एक्शन लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन घर वाले अलग आरोप लगा रहे। उनका कहना है कि ये मामला पहले से जो 2 विवाद था वो चला आ रहा था, अगल बगल का घर है और इस मामले को लेकर के आसपास के लोग भी, आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में नेहा जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पे लोगों का भी आना जाना शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुलिस का ये भी कहना है कि वो जो पुरानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हर एक आरोप की तफ्तीश से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से 2 अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, परिवार वालों का क्या कहना है, भाई क्या कुछ कह रहे हैं रिंकू शर्मा का, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मन्नू शर्मा रिंकू के भाई हैं। मन्नू, क्या हुआ था, पूरी वारदात बताएं। ये लोग हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियाँ दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी क्योंकि हम आपस में ही फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को, पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। कितने लोग आए थे? पूरी ये 5 भाई हैं, 5 के 5 मंगोलपुरी में रहते हैं। 5 थे, 5 के बच्चे थे और इनकी बीवियां थी। एक ही परिवार के लोग? हाँ जी, ये 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, मंगोलपुरी में रहते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये कहा कि ये तो कोई पार्टी वार्टी में, कहीं बर्थडे पार्टी में झगड़ा? ये फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वो 5-10 मिनट पहले भागे भागे घर आए कि ये ऐसे मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो और ये पीछे से मारते मारते घर आ रहे थे भैया को, तब भैया भागे भागे आए तो बात हुई। भैया के फ्रेंड्स का बर्थडे था, लेकिन वहाँ बर्थडे पार्टी में ये लोग मौजूद नहीं थे, ना इनसे कोई झगड़ा था। भैया को जैसे ही इन्होंने अकेला देखा तो ये भैया के पीछा करते करते आए मारने के चक्कर में। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया है। कूच बिहार के मंच से अमित शाह ने जिस ताकत से जय श्री राम का शंखनाद किया, उससे यह साफ हो गया कि बीजेपी किस हद तक श्री राम के आश्रय है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। নিজেদের একবার বলবেন রাবণ সীতা হরণ করেছিল রথে চড়ে, সেই রথটাও কি আপনারা চালাচ্ছেন? जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल की चुनावी जंग में अब सीधे सीधे भगवान पर घमासान। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? अमित शाह ने इस जंग का दायरा तय कर दिया है। बंगाल में ममता राज पर रण होगा, नागरिकता कानून पर हमलों की बौछार होगी, मां माटी मानुष पर मुकाबला होगा। लेकिन बंगाल के चुनावी युद्ध में धर्म पर भी धुआंधार होने जा रहा है, जिसकी झांकी अमित शाह ने दिखा दी है। बहकाते माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को बहकाते कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। आपकी नागरिकता नहीं जाएगी।
उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। जिस सूबे में अल्पसंख्यकों की निर्णायक आबादी हो, वहां जय श्री राम पर होता ये चुनावी जय घोष इस बात का सबूत है कि बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है। जय श्री राम! तैयारी ममता बनर्जी की तरफ से भी पूरी है। पता है कि श्री राम के सहारे बीजेपी न्यू बंगाल का ताना बाना तैयार कर रही है। ममता बनर्जी को भी जहां मौका मिलता है वो काउंटर हमले से चूकती नहीं है। প্রতিবাদ টানি আমি পুরীতে গেলে জগন্নাথ দেবের পুজো দিই, আমার বাড়িতেও পুজো হয়, পুরীর দৈত্যপতিরা আমার বাড়িতে এসে পুজো করে যান। আমরা জানি এসব। আমরা জগন্নাথ দেবকে পুজো করে বলি ওং নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমন্তনে বলভদ্র সুভদ্রাভাং জগন্নাথায় তে নমো। আর এরা কি করে? বিজেপির নেতারা এখন জগন্নাথ সেজেছে, বলরাম সেজেছে, সুভদ্রা সেজেছেন, ওনারা এখন রথ চড়ু চড়ু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। बीजेपी ने राम के नाम पर शुरू हो चुके राजनीतिक रण के तर्क तैयार कर लिए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमित शाह ने विस्तार से बताया कि श्री राम के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, तो ममता ने भी सियाराम की महिमा बताई। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका सब कौवा बोले, क्या जो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। श्री राम के नाम पर इस शंखनाद की गूंज आपको आने वाले दिनों में और तेज सुनाई देगी। बड़ी बात नहीं कि बंगाल के महाभारत में मजहब सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। आज तक ब्यूरो। জয় বাংলা। जय जय श्री राम। भारत डटा तो चीन पीछे हट गया, लेकिन पेंगोंग लेक इलाके में चीनी सेना के पीछे हटने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने रुख से रत्ती भर भी पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चीन को भारत की जमीन का टुकड़ा दे दिया है। राहुल के आरोपों पर कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। ये वीडियो है लद्दाख के पेंगोंग सो इलाके का। वीडियो में चीनी सेना के टैंक पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वापसी से पहले दोनों पक्ष हाथ मिलाकर तनाव घटाने को लेकर बनी सहमति पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया कि पेंगोंग लेक को लेकर चीन के साथ समझौता हो गया है। चीनी सेना पीछे हटेगी और इस समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं गंवाया है। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। सभापति महोदय तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह के दावे के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की, प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी। जी हां, पेंगोंग लेक में अपने फॉरवर्ड पोजीशन से चीनी सेना के पीछे हटने की जिस खबर को सरकार अपनी जीत बता रही थी, राहुल गांधी ने उसी दावे को एक अलग एंगल देते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी है। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020 उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। सवाल यह है कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? चीनी सैनिकों ने जब पीछे हटना शुरू कर दिया है तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी चीन को अपनी जमीन का टुकड़ा दे चुके हैं? राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। ये पहली बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ लौट जाएंगे, यानी अप्रैल मई 2020 से पहले वाली स्थिति में। भारत के सैनिक फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात होंगे। अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर दोनों सेनाओं ने जो भी ढांचा तैयार किया है उसे नष्ट करेंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। अब जरा पिछले साल अप्रैल के हालात पर गौर कीजिए। भारत फिंगर 8 तक का हिस्सा अपना मानता है, जबकि चीन फिंगर 2 तक का दावा करता है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, जबकि भारत की स्थायी पोस्ट फिंगर 3 पर है। तनाव भड़कने पर फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल था। और इस बीच एक बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है, जहां पर बजट सत्र चल रहा था, लेकिन यहां पर टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है और ऐसे में मैं इस्तीफा देना चाहूंगा। दिग्गज नेता माने जाते हैं वो टीएमसी के। दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफे का ऐलान बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बजट पर चर्चा चल रही थी, लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी से निकलने का अब मन बना लिया है। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिनेश त्रिवेदी आज बजट सत्र के दौरान इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। घुटन उन्हें पार्टी में महसूस हो रही है, चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे महज ये सहयोग तो नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल महज ये सहयोग नहीं है। दिनेश त्रिवेदी को लेकर हमेशा अटकलें लगाई जाती रही हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते थे, बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी जल्दी ही जो है बीजेपी में शामिल होंगे और इसीलिए उन्होंने राज्यसभा और सीधा सीधा ये कहा कि इस पार्टी में उन्हें घुटन हो रही है और वो अगर किसी जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन है, लेकिन
अगर ये हैं तो चुप नहीं बैठेंगे और इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफा आज दे रहे हैं राज्यसभा की सदस्यता से। तो जाहिर तौर पर राज्यसभा की सदस्यता से अगर वो आज इस्तीफा दे रहे हैं तो टीएमसी भी तक जो है वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक बड़े जो है टीएमसी के अंदर बड़े नेता को लाकर शुभेंदु अधिकारी के बाद दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो बूस्ट है और लगातार टीएमसी के अंदर जो है भगदड़ मची हुई है। सभी स्ट्रॉन्ग नेता दरअसल इधर बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं हिमांशु, टीएमसी के। और दिनेश त्रिवेदी का जाना बनर्जी को बहुत बड़ा झटका है कि शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, तमाम जो नेता हैं वो जो है वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। और अब ये कह सकते हैं कि दिनेश त्रिवेदी का पार्टी छोड़कर जाना और बीजेपी में अगर शामिल होते हैं अगले 1-2 दिन के अंदर तो बनर्जी चुनाव से लगातार ममता बनर्जी ये कहती भी रही है कि उनकी तोड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस वक्त जो है ये कह सकते हैं कि फुल फॉर्म में है चुनाव से पहले। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान किया। सुनिए। चुपचाप रहो। मेरे सर गुरुजन, मेरे बाबा, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप